वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 28 जून 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। आगे बढ़ने से पहले जानकारी है ये प्रारंभ बैच के बारे में, जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड्स में अवेलेबल है। प्रारंभ की जो ऑफलाइन बैच है वो 11 जुलाई से शुरू होने वाली है। क्लासरूम प्रोग्राम्स के माध्यम से आप 9 मंथ में अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, जिसमें 700 से अधिक घंटों की क्लासेस होंगी। ऐसे और आंसर राइटिंग की क्लासेस भी होंगी, एनसीईआरटी की वीडियोस इंक्लूडेड होंगी, मेंटरशिप रहेगी, टेस्ट सीरीज पार्ट है इसका। 21 जीएस की बुक्स हार्ड कॉपी में आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगी। ये बैचेस हिंदी और इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल हैं। आप इसके बारे में देखिए, जो ऑफलाइन बैच है वो तो आपको ओल्ड राजेंद्र नगर में मिलेगा, इसका एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है। बाकी आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा या फिर यहाँ पर मेल कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स के बारे में है। हाल ही में इसे रिलीज़ किया गया है। पहला ज़रूरी सवाल होगा कि इसे रिलीज़ किसने किया है और दूसरा कि ये किस लिए है। तो इसे रिलीज़ करने वाली जो एंटिटी है दैट इज़ इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, और ये इंडेक्स साल में एक बार तैयार किया जाता है। अब ज़रूरी सवाल कि ये इंडेक्स किस लिए जारी किया जाता है। ये इवेल्युएट करता है दुनिया में 173 सिटीज़ की लाइफस्टाइल को, और ये देखा जाता है कि कौन सा शहर रहने लायक ज़्यादा बढ़िया है। कुल मिला के वो शहर रहने लायक है या नहीं है। अगर रहने लायक है तो कितना बढ़िया रहने लायक है या कितना खराब है। तो 173 सिटीज़ दुनिया की इवेल्युएट की जाती हैं। इंडेक्स में अगर आप ये इवेल्युएशन कर रहे हो कि ये शहर रहने लायक है या फिर नहीं है, तो कुछ आधार होंगे ये डिसाइड करने के, किस आधार पे कह रहे हो रहने लायक है या नहीं है। तो वो जो आधार हैं उन्हें कई सारी कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, जैसे स्टेबिलिटी, वो जो शहर है वो स्टेबल है कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वहाँ पर इंसर्जेंसी चल रही है या फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ कैसी हैं, वहाँ का कल्चर और इन्वायरमेंट कैसा है, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। ये सारी बातें आधार बनाई जाती हैं इस इंडेक्स को इवेलुएट करते हुए। क्या निकल के आया? ऑस्ट्रिया की जो कैपिटल है वियना, वो दुनिया की सबसे बढ़िया सिटी डिक्लेयर की गई है लिवेबल, यानी कि रहने लायक। लिविंग कंडीशंस में सबसे खराब शहर रहा है सीरिया की कैपिटल दमेस्कस। कारण बताने की आवश्यकता नहीं, आपको पता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और टेररिज्म एक मेजर समस्या है। इंडिया ने बहुत ही खराब परफॉर्म किया है शहरों के रहने लायक स्थिति में। जो इंडिया की कैपिटल है न्यू दिल्ली, उसे इस लिस्ट में 112th रैंक दी गई है, और मुंबई की रैंक है 117th। मतलब हमारे शहर कुछ खास रहने लायक तो नहीं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इसके अंदर एम मिसाइल के बारे में है। रशिया ने भी प्रॉमिस किया है अपने बहुत ही बढ़िया एलाई बेलारूस को कि वो इसके अंदर एम टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम उनको प्रोवाइड करवाएंगे। बेलारूस ट्रेडिशनली एक बढ़िया अलाई रहा है रशिया का। इनफैक्ट अभी जब उन्होंने यूक्रेन पे हमला किया तो बेलारूस ने वो हर मदद दी रशिया को जो उनके लिए ज़रूरी थी। जो इसके अंदर एम टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम है वो न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स हैं, जो बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स के तौर पे इस्तेमाल की जा सकती हैं। इन्हें कोड नेम दिया जाता है SS-26 स्टोन। ये रोड मोबाइल है, मतलब आप इन्हें एक व्हीकल में सड़क से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, कम दूरी में मार करने में काफ़ी ज़्यादा सक्षम है। ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्च सिस्टम होता है इसके पास। आप इस व्हीकल में इस मिसाइल को लोड कर दीजिए और इसे सीधा वहीं से इरेक्ट कर सके आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। रशियन मिलिट्री इसके जिस वेरिएंट को इस्तेमाल करती है उसे इसके अंदर एम कहा जाता है, और जो ये बना के एक्सपोर्ट करते हैं उसे इसके अंदर ई कहा जाता है। तो ये तो मामला हो गया इस मिसाइल सिस्टम का। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल मेनार वेटलैंड के बारे में है। मेनार वेटलैंड एक बर्ड विलेज के तौर पे तो ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड है। वहाँ के लोगों ने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं कि वहाँ पे जो भी बर्ड्स वगैरह आती हैं उनको बचा के रखा जाए। मेनार जो कि राजस्थान के उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में है, उसे राजस्थान के नए वेटलैंड के रूप में रिकॉग्नाइज किए जाने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। इट मीन्स जल्दी ही राजस्थान में हमें एक और वेटलैंड देखने को मिल जाएगा, दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ मेनार वेटलैंड। 2 लेक्स हैं मेनार विलेज के पास में, एक है ब्रह्मा और दूसरी है धंध। यहाँ पे बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स हर साल आती हैं। जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने इसे वेटलैंड नोटिफाई करने के लिए जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसको स्टार्ट कर दिया है। सेडिमेंट्स की और न्यूट्रिएंट्स के स्टोरेज में एक काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल रहता है, और यहाँ की जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं वो कोशिश करती हैं कि जो रिस्पेक्टिव लेक्स हैं उनको मेंटेन करके रखा जाए। इसी के रिजल्टेंट इसे वेटलैंड डिक्लेयर किया जाएगा। जो वेटलैंड का स्टेटस है, इसके माध्यम से या इसके बाद जो दोनों लेक्स हैं उनमें वेजिटेशन जो एक्वेटिक प्लांट्स की हैं या प्रोटेक्टिव बायोडाइवर्सिटी हैं उन्हें और स्ट्रेंथन करने में मदद मिलेगी, क्योंकि एक्स्ट्रा सेफ गार्ड्स हम लगा पाएंगे ना।
कई सारी स्पीसीज हैं, 150 स्पीसीज हैं लोकल और माइग्रेटरी बर्ड्स की, जो इस विंटर सीजन में दोनों लेक्स के आसपास आ जाती हैं। राजस्थान में वर्तमान में 2 वेटलैंड्स हैं जिन्हें रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है, जिनमें एक है केवलादेव घाना, जो कि भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में है। बहुत ही खूबसूरत जगह है बर्ड वॉचर्स के लिए, जब लोग वहाँ पे जाते हैं बर्ड्स वगैरह को देखने के लिए। सांभर साल्ट लेक है जयपुर डिस्ट्रिक्ट में। केवलादेव घाना मुझे एक बार जाने का मौका मिला था, काफ़ी बढ़िया जगह है, अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए वेटलैंड क्या होते हैं एग्जैक्टली। वेटलैंड काइंड ऑफ इकोसिस्टम है जहाँ पे आपको सैचुरेटेड वाटर मिलता है। सैचुरेट होने का मतलब ये है कि अगर ज़मीन सैचुरेटेड नहीं है पानी को लेकर तो वो पानी सोख लेगी। वेटलैंड में यूजुअली पानी भरा रहता है, बट इतना नहीं कि आप उसमें डुबकी लगा लें, तैर लें, बोट चला लें, इतना पानी नहीं होता। ये पानी या तो सीजनली हो सकता है या परमानेंटली हो सकता है। हो सकता है पूरे साल उसमें पानी बना रहे, या हो सकता है कि सीजन में आए फिर सूख जाए। वेटलैंड कई तरीके के हो सकते हैं, मैंग्रोव्स, मार्शेस, रिवर्स, लेक्स, डेल्टास, फ्लड प्लेन्स, फ्लडेड फॉरेस्ट, राइस फील्ड। आप देख रहे हैं जो धान का खेत होता है वो भी एक प्रकार का वेटलैंड ही होता है। कोरल रीफ्स, मरीन एरियाज। मरीन एरियाज की जब हम बात कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, मरीन एरियाज में टाइड्स आती हैं। जब लो टाइड हो तो जो पानी की गहराई है वो 6 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए तब भी चूंकि मरीन एरिया है तो पानी तो ज़्यादा रहेगा, तो सिग्निफिकेंट डेप्थ दी गई है। जब हाई टाइड आएगी तब तो पानी ऑब्वियसली बढ़ जाएगा, लेकिन लो टाइड में 6 मीटर से ज़्यादा उसकी गहराई नहीं होनी चाहिए। ऐसे एरियाज को आप वेटलैंड की कैटेगरी में डाल सकते हो। वेटलैंड ह्यूमन मेड भी हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं। ह्यूमन मेड में सिंपली राइस फील्ड, धान का खेत, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पॉन्ड्स या रिजर्वायर्स, ये सब ह्यूमन मेड हो जाते हैं। बाकी जो मैंग्रोव्स, मार्सेस, रिवर्स, लेक्स हैं, ये सब तो नेचुरल हैं। आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है 2019 के प्रीलिम्स का। 3 स्टेटमेंट आपके सामने थे। रामसर कन्वेंशन के तहत ये मैंडेटरी होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर कि वो सभी वेटलैंड्स को जो इंडिया के टेरिटरी में है उनको प्रोटेक्ट और कंजर्व करें। दूसरा है कि वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2010 फ्रेम किया गया रामसर कन्वेंशन के आधार पे, उनकी रिकमेंडेशंस के बेसिस पे। दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। ये देखिए एब्सोल्यूट स्टेटमेंट है या बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ऑल द वेटलैंड। ऐसे स्टेटमेंट यूजुअली गलत होते हैं, आपको जनरल अंडरस्टैंडिंग से भी पता है। एक्सेप्शनली ऐसे स्टेटमेंट करेक्ट होंगे, नहीं तो गलत ही होते हैं। और दूसरा ये है कि ये रामसर कन्वेंशन के एम्बिट में नहीं आए थे, आए जरूर थे बट इंडिपेंडेंट थे। तो तीसरा स्टेटमेंट तो यहाँ पे करेक्ट है, लेकिन पहला और दूसरा इनकरेक्ट है। तो सी विल बी द आंसर, 3 ओनली। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ईयू ड्राफ्ट नेचर रिस्टोरेशन लॉ के बारे में है। यूरोपियन यूनियन का जो यूरोपियन कमीशन है, उन्होंने अभी हाल ही में ड्राफ्ट तैयार किया है नेचर रिस्टोरेशन लॉ का, जिसके माध्यम से वो नेचर को रिस्टोर करेंगे, क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने की कोशिश करेंगे यूरोपियन कॉन्टिनेंट में। अब देखिए सबसे पहले तो नेचर रिस्टोरेशन होता क्या है। नेचर रिस्टोरेशन का मतलब ये होता है कि नेचर को जो हमने एक्सप्लॉइट किया है, हम उसे इतना समय दें कि वो खुद को रीजनरेट कर सके, वापस से अपनी पुरानी स्थिति में आ सके। अब नेचर को रीजनरेट करने के लिए या उसे रिस्टोर करने के लिए हमें समय देना होगा, क्योंकि नेचर खुद को रिस्टोर कर तो लेती है, लेकिन दैट टेक्स टाइम। हम जितनी स्पीड से उसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उतनी स्पीड से वो खुद को रिस्टोर नहीं कर पाती। तो इसके लिए हमें कुछ कदम उठाने होते हैं, जैसे माइनिंग एरियाज को हम सीज कर दें, बंद कर दें। फार्मिंग या कोई भी ऐसा इंसिडेंट या एक्टिविटी जो इरोजन कॉज करता हो, हम उसे रोक दें। रिपेरियन एरियाज में हम लाइफ स्टॉक को रेस्ट्रिक्ट कर दें। टॉक्सिक मटेरियल जो हम सॉइल में डालते हैं किसी भी फॉर्म में, केमिकल्स के फॉर्म में, फर्टिलाइजर्स के फॉर्म में, हम उसको बंद कर दें सेडिमेंट्स में, सॉइल में। फर्दर जो एक्सोटिक स्पीसीज हैं, इन्वेजिव एक्सोटिक स्पीसीज, उन्हें भी रेडिकेट करें, जो एक जगह से दूसरी जगह पे जाके नुकसान पहुंचाते हैं वहां के इकोसिस्टम को, बायोडाइवर्सिटी को। हम ये सारे कदम उठा सकते हैं और इसके माध्यम से हम नेचर को खुद को रिस्टोर करने का समय दे सकते हैं। यही करने का ऑब्जेक्टिव होगा इस लॉ का। ऑब्जेक्टिव 2030 तक के लिए ये है कि 20% ईयू का जो लैंड और सी का एरिया है हम उसको कवर करें, और 2050 तक ईयू के पूरे इकोसिस्टम को इस लॉ के एम्बिट में ला दिया जाए। क्या क्या कदम उठाए जाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो 2030 तक यूरोप में पेस्टिसाइड्स का यूज है उसे आधा कर दिया जाए। दूसरा, 2030 तक जो पॉलिनेटर पॉपुलेशन है उसे बचाया जाए, इनफैक्ट उसे उसका जो डिक्लाइन है उसको रिवर्स किया जाए, और 2030 के ऑनवर्ड्स उन पॉपुलेशन को बढ़ाया जाए। देखिए कुछ जीव होते हैं जो पॉलिनेट करवाते हैं एक पौधे को दूसरे पौधे से, मतलब एक ही पौधे की जो प्रजातियां हैं जो यहां पर, ताकि ब्रीड कर सकें प्लांट्स और सीड्स, नए पौधे बन सकें। बटरफ्लाइज, बीज, बीटल्स और फ्लाइज ये काम करते हैं। इनकी पॉपुलेशन गिर रही है तो बायोडाइवर्सिटी घटेगी। अगर हम इनकी पॉपुलेशन को वापस से रिस्टोर होने का मौका दें और 2030 के बाद इनकी पॉपुलेशन को बढ़ाएं तो इकोलॉजी या जो इकोसिस्टम है वो ज्यादा बढ़िया तरीके से ग्रो करेगा। 2030 तक अर्बन स्पेसेस में ग्रीनरी के नो नेट लॉस को अचीव करें, मतलब जितना, अगर मान लीजिए पेड़ आपने काटा भी तो आप उतना लगा दो,
लॉस नहीं होना चाहिए। नो नेट लॉस का मतलब यही हुआ। ये नहीं आप काटो मत, काटना है जरूरी है, बहुत है अर्बन एरिया में तो डेवलपमेंटल पर्पज से जरूरी हो जाता है, लेकिन आप कहीं पे लगा दो, कंपनसेट कर दो उसको। रिवर बैरियर्स को रिमूव किया जाए। टारगेट ये है कि 2030 तक यूरोप में कम से कम 25,000 किलोमीटर रिवर्स हो जो बिना किसी बैरियर के बह रही हो, कोई बैरिकेड ना हो, कोई डैम ना हो। रिस्टोरेशन और रीवेटिंग की जाए ड्रेन्ड पीटलैंड की, वो पीटलैंड जहां पे पानी होता है। पीटलैंड क्या होता है? देखिए, एक ऐसी जमीन जहां पे आपको डीकंपोज्ड ऑर्गेनिक मटेरियल मिले। और आसान कर देता हूं, लकड़ी, पेड़ पौधे गिर गए और सड़ गए, मिट्टी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, लेकिन पूरी तरीके से सड़े नहीं है, तो वो एक मिट्टी की लेयर तैयार हो जाती है, उसे ही पीट कहा जाता है। वहां पे अगर पानी वगैरह भर जाए तो उसे ड्रेन पीटलैंड कहा जाता है। कई बार पीटलैंड, चूंकि बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है ये पीटलैंड, तो एग्रीकल्चर यूज में उसका ले लिया जाता है। कई बार तो पीट को सीधे एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, जैसे गार्डनिंग पर्पज से लोगों को खाद चाहिए होती है, तो पीटलैंड की जो मिट्टी होती है उसे उस पर्पज से इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये जो जमीन आपको दिख रही है पीटलैंड है, और ये लोग इसको लेयर्स में काट के इस पीट को निकाल रहे हैं, इसको फिर बेचा जाएगा गार्डनिंग पर्पज से, लोग खरीद लेते हैं अर्बन एरियाज में। तो हम पीटलैंड को रिस्टोर करें, ये भी प्रयास किया जाएगा। ईयू कंट्रीज और यूरोपियन पार्लियामेंट को इस ड्राफ्ट लेजिस्लेशन को अप्रूव करना होगा, उसके बाद ही तो ये लॉ बनेगा। उसके बाद सभी देश अपने अपने लेवल पे रिस्टोरेशन के लिए प्लान सबमिट करेंगे। $100 बिलियन या यूरो, 100 बिलियन यूरो, $105 बिलियन कलेक्ट करने की संभावना है। तो सभी देशों को अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट करनी होगी कि उन्होंने टारगेट्स को अचीव करने के लिए क्या किया। क्वेश्चन 2019 का है, देखिए, कार्बोफ्यूरॉन, मिथाइल पैराथियोन, फॉरेट, ट्रियाजोफॉस, ये अक्सर अप्रीहेंशंस की दृष्टि से देखे जाते हैं। ये केमिकल्स किस पर्पज से इस्तेमाल होते हैं? ये एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होने वाले पेस्टिसाइड्स हैं, जिनको अक्सर कहा जाता है कि बैन कर दो, बंद कर दो, सॉइल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ए वाज द आंसर, 2019 का प्रश्न है। नेचर ऑफ क्वेश्चन देखिए, आइडिया लगता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल बाबा बंदा बहादुर सिंह के जी के बारे में है, या बंदा सिंह बहादुर जी के बारे में है। नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी ने अभी हाल ही में उनके शहीदी दिवस को ऑब्जर्व किया रेड फोर्ट पे न्यू दिल्ली में। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी एक बहुत ही ग्रेट सिख वॉरियर थे। वो खालसा आर्मी के कमांडर थे, जिन्होंने मुगल्स के साथ कई सारी लड़ाइयां लड़ी और उन्हें हराकर नॉर्थ इंडिया का एक बड़ा हिस्सा उनसे लिबरेट भी करवाया। पंजाब में उन्होंने खालसा रूल को स्टैब्लिश किया। जो एरिया खालसा रूल में आया, बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने उस एरिया में जमींदारी सिस्टम को खत्म किया, और जो टिलर्स थे, जो जमीन की जुताई करते थे, शेयरिंग पे खेती करते थे, उनको प्रॉपर्टी राइट्स दिए गए। उन्होंने नानक शाही कॉइन्स को भी इंट्रोड्यूस किया। मुगल जो रूलर था फरुखसियर, उसके दौरान उन्हें कैप्चर किया गया और उनकी जो शहीदी है वो महरौली में हुई। वहां पर उनकी मेमोरी में आपको एक मॉन्यूमेंट भी मिल जाएगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में है। इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कम हुआ है, 1.5% कम हुआ है जीडीपी के कंपैरिजन में, और ये अभी 2.6% पे आ गया है। 2021-22 का जो तीसरा क्वार्टर है उसका डेटा हमारे सामने आया है। अब मामला आता है करंट अकाउंट डेफिसिट का। करंट अकाउंट डेफिसिट हमारे कंट्री के ट्रेड को मेजर करने का एक टूल है। देखिए, एक हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम दो पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट वन इज करंट अकाउंट और दूसरा है कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में बेसिकली दो एलिमेंट्स होते हैं, एक होता है विजिबल और दूसरा होता है इनविजिबल। विजिबल में आता है गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट, और इनविजिबल में आता है सर्विसेज का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। सर्विसेज के अलावा इसमें इनकम और ट्रांसफर भी आ जाते हैं। इनकम में हमने कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया है तो हमें प्रॉफिट मिल रहा है, उसका वो इनकम का पार्ट है। इनविजिबल्स में हमने कोई लोन दिया है, डेट दिया है, तो उसका इंटरेस्ट मिल रहा है। कई शेयर्स खरीदे हैं तो डिविडेंड मिल रहा है। ट्रांसफर के फॉर्म में हमें मिलते हैं रेमिटेंसेस, डोनेशंस और गिफ्ट्स। ये सब इनविजिबल का पार्ट है। विजिबल में गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता रहता है। अब इस अकाउंट में मतलब हमने जितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया उसमें हमारी जो करेंसी है, जो फॉरेक्स है, वो जितना बाहर गया उसके कंपैरिजन में कितना देश के भीतर आया, इसके बीच में जो डेफिसिट होता है। यूजुअली ऐसा होता है कि गुड्स में तो हम हमेशा डेफिसिट में रहते हैं, सर्विसेज का हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं तो इसमें हम सरप्लस में आ जाते हैं। इनकम में हम डेफिसिट में रहते हैं लेकिन ट्रांसफर्स में हम सरप्लस में आ जाते हैं। इसके बाद कैपिटल अकाउंट होता है। कैपिटल अकाउंट में इन्वेस्टमेंट, लोन और एनआरआई अकाउंट शामिल होते हैं। तो ये वाला जो एरिया है ना करंट अकाउंट वाला, इसमें गुड्स का हम उतना एक्सपोर्ट नहीं करते जितना इंपोर्ट करते हैं, तो यहां पे डेफिसिट आ जाता है। सर्विसेज में हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं, तो यहां हम सरप्लस में रहते तो हैं, लेकिन चूंकि गुड्स में हम ज्यादा डेफिसिट में रहते हैं तो ये इसको कंपनसेट कर नहीं पाता। इनकम में भी हम डेफिसिट में चले जाते हैं। ट्रांसफर में हमें सरप्लस मिलता है, लेकिन ये इतना नहीं होता कि जो हमें डेफिसिट होता है गुड्स में और इनकम में हम इसे कंपनसेट कर पाएं, इतना हमें नहीं मिल पाता ट्रांसफर और सर्विसेज से। इसीलिए हम करंट अकाउंट में डेफिसिट में चले जाते हैं और इसे ही डेफिसिट कहा जाता है।
तो ये तो समझ में आ गया, करंट अकाउंट जो कंट्री का फॉरेन ट्रांजेक्शन है उसको रिप्रेजेंट करता है, और ये कंपोनेंट है बैलेंस ऑफ पेमेंट का। करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट होते हैं, वो आपने ग्राफ में देख लिया। क्या क्या आता है उसी चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। इसमें जो ट्रेड है प्रोडक्ट और सर्विसेज में, उसको इवैल्यूएशन में लिया जाता है। क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इसका हिस्सा होते हैं, ट्रांसफर पेमेंट भी इसका हिस्सा होता है। तो हाल में हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो थोड़ा कम हुआ। क्यों कम हुआ? क्योंकि हमने कंप्यूटर और बिजनेस सर्विसेज में ज्यादा एक्सपोर्ट किया है, तो इससे थोड़ी सहूलियत मिली है। रेमिटेंसेस इंडियंस ज्यादा भेज रहे हैं, तो उससे भी थोड़ी सहूलियत आई है। दुनिया में इंस्टेबिलिटी है, इंपोर्ट बिल्स हायर हो गए हैं बिकॉज ग्लोबल टेंशंस की वजह से जो क्रूड ऑयल है उसके लिए हमें ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। लेकिन पैरेलली जो मर्केंटाइज एक्सपोर्ट है हमारा वो भी बढ़ा है, तो इसने थोड़ा बहुत कंपनसेट किया है हमारे इंपोर्ट बिल्स जो क्रूड ऑयल पे बढ़ रहे हैं उसके ऊपर। तो कुल मिला के इन्हीं की वजह से जो हमारा सीएडी है वो थोड़ा सा कम हो गया है। रिवीजन करिए, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम इसे रिलीज करता है, बिल्कुल गलत है। इसके बारे में अभी हमने पहला आर्टिकल डिस्कस किया था और वहां पर हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि इसे इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा रिलीज किया जाता है, तो पहला तो गलत हो गया। इसके अंदर एम मिसाइल इजराइल से बिलोंग करता है, गलत है। ये रशियन मिसाइल सिस्टम है, तो ये गलत हो गया। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी, इन्होंने जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश किया और प्रॉपर्टी राइट्स ग्रांट किए टिलर्स ऑफ द लैंड को, सही है। मिनार वेटलैंड तमिलनाडु में है, शुद्ध रूप से गलत है, ये है राजस्थान में। तो हमारा आज का ये सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।